हेलो, नमस्कार, जय जोहार। कैसे हैं आप सभी? हमारे अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो पिछले कक्षा में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, तो वही क्वेश्चंस हमको आज भी कंटिन्यू करनी है। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हमने ये सारे क्वेश्चंस देख लिए थे। हाँ, तो ये रहा आज का पहला सवाल। ये कथन और कारण से संबंधित है। पहला कथन क्या बोल रहा है कि लॉन रोलर को धकेलने की तुलना में खींचना आसान होता है। इसका कारण क्या बोल रहा है? घर्षण बल, जिसको फ्रिक्शन फोर्स कहा जाता है, वस्तु के आभासी वजन पर निर्भर करता है। तो रोलर को धकेलने की तुलना में खींचना आसान होता है, ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। एक मिनट, पेन पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक। हाँ, दूसरा कलर ना। हाँ, लॉन रोलर को धकेलने की तुलना में खींचना आसान होता है, ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, जब हम रोलर को खींचते हैं तो बल का एक घटक जो होता है ऊपर की ओर काम करता है। तो ऊपर की ओर काम करता है तो उस स्थिति में क्या होता है, जो रोलर होता है उसका वजन थोड़ा सा कम हो जाता है, मतलब धकेलने की अपेक्षा। इसलिए उसको खींचना क्या होता है, थोड़ा सा आसान होता है। और धकेलने में क्या होता है, धकेलने में क्या होता है, उसका धकेलते समय बल का जो घटक नीचे की ओर काम करने लगता है, जिससे घर्षण अधिक होता है और उसका प्रभावी वजन बढ़ जाता है। इसलिए जो रोलर होता है उसको धकेलने की अपेक्षा खींचना ज्यादा आसान होता है। अब इसका रीजन देखिए। घर्षण बल यानी कि फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वस्तु के आभासी वजन पर निर्भर करता है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। सॉरी, रीजन बिल्कुल सही है कि घर्षण बल वस्तु के आभासी वजन पर निर्भर करता है। इनके बीच में संबंध भी होता है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, एफ इक्वल टू एन। ठीक है, यहाँ पे एन क्या है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो कथन और कारण हमारा दोनों बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। कथन और कारण दोनों सही है और ये एक दोनों मतलब जो कारण है हमारा कथन की बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। तो ये ऑप्शन हमको पहले में ही देखने को मिल रहा है कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल। निम्नलिखित दर्पणों और लेंसों का उनके सही उपयोगों के साथ मिलान करना। यहाँ पे सही जोड़ी वाले प्रश्न आ गए हैं। दो कॉलम दिए गए हैं, कॉलम ए में देखिए और कॉलम बी में। तो कॉलम ए में क्या लिखा गया है कि अवतल दर्पण, और बी में क्या है, उत्तल दर्पण, सी उत्तल लेंस और डी अवतल लेंस। और यहाँ पे कॉलम बी में दिया गया है पहला में वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए, दूसरा क्या है, दंत चिकित्सकों द्वारा दांत का बड़ा रूप देखने के लिए, तीसरा क्या है, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए, और चौथा क्या है, आवर्धक लेंस के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए, अवतल दर्पण, इसमें क्या होता है कि दंत चिकित्सकों द्वारा दांत का बड़ा रूप देखने के लिए किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग मतलब चीजों को बड़ा बड़े रूप में देखने के लिए भी किया जाता है। मुख्य रूप से जो डेंटिस्ट वगैरह रहते हैं, दांतों को जब चेक करते हैं तो उसमें जो लेंस लगे रहते हैं वो कौन से होते हैं, अवतल दर्पण, सॉरी, जो दर्पण होते हैं वो होते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, तो ए का दूसरा, यहाँ पे ऑप्शन में पहले देख लीजिए कि इसमें आप ना एलिमिनेशन मेथड के द्वारा क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ए का दूसरा कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखिए, पहले ऑप्शन में ही दिख रहा है और कहीं पे दिख रहा है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो इसी से आपका मतलब आंसर तो पहले से ही पकड़ में आ गया कि कहीं पे भी, और ऑप्शन नंबर ए, मतलब ए का दूसरा कहीं भी नहीं दिख रहा है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर भी चलिए देख लेते हैं अगले ऑप्शन को, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होगा, यह वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किया जाता है। ये क्या करता है ना, चीजों को छोटा रूप में यानी कि बड़ा से बड़ा जगह घेरने की कोशिश करता है, जिससे पीछे की चीजें हमको बड़ी जगह कवर हो और हमको दिखे। ठीक है, तो बी का पहला हो जाएगा। उसके बाद अगला क्या है, सी में फोर्थ होगा। सी में क्या है, आवर्धक लेंस के रूप में, उत्तल लेंस को आवर्धक लेंस के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और लास्ट क्या है, अवतल दर्पण। सिर्फ एक बच रहा है, अवतल अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल। प्रकाश की एक किरण हवा
से कांच के स्लैब में प्रवेश करती है, प्रकाश का कौन सा गुण नहीं बदलता? यहाँ पे ऑप्शन है तरंगदैर्ध्य जिसको वेवलेंथ बोला जाता है, अगला है क्या फ्रीक्वेंसी जिसको आवृत्ति बोला जाता है, फिर वेग यानी कि वेलोसिटी, और अगला क्या है आयाम या फिर एम्पलीट्यूड। तो प्रकाश की एक किरण हवा से कांच के स्लैब में प्रवेश करती है तो प्रकाश का कौन सा गुण नहीं बदलता? तो वो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी या फिर उसकी आवृत्ति, है ना। ये आवृत्ति नहीं बदलती, इसको फर्क नहीं पड़ता है। तो लेकिन तरंगदैर्ध्य हो गया, वेग हो गया या फिर आयाम हो गया, इसमें परिवर्तन देखने को मिलता है कि प्रकाश की किरण जब हवा से कांच के स्लैब में प्रवेश करती है तो उसका तरंगदैर्ध्य कम हो जाता है, उसकी वेलोसिटी भी कम हो जाती है और उसका आयाम भी कम हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, उसकी आवृत्ति नहीं बदलती। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल। एक वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से गति कर रही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे सही क्या है वो बताना है आपको। यहाँ पे कथन, कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला क्या है, इसका वेग स्थिर है, दूसरा क्या है, इसका त्वरण शून्य है, अगला क्या है, केंद्र की ओर लगातार एक बल कार्य कर रहा है, और अगला क्या है, इस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। तो जब एक वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करती है या फिर एक समान चाल से गति करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ये बोल रहा है। ठीक है, तो इसका वेग स्थिर रहता है, ये गलत हो जाएगा। देखिए वेग क्या होता है, एक सदिश राशि है ना, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, वेग क्या है, एक सदिश राशि है। इसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है, परिमाण और दिशा दोनों होती है। जब वस्तु वृत्ताकार पथ में गति करती है तो उस स्थिति में क्या होता है, वृत्ताकार पथ में गति कर रही है तो उसकी दिशा में भी परिवर्तन होते रहता है। ठीक है, दिशा में भी परिवर्तन होते रहता है, तो इसलिए बोल रहा है यहाँ पे कि इसका वेग स्थिर होता है, जो कि गलत हो जाएगा। दिशा में परिवर्तन हो रहा है तो स्थिर कैसे रहेगा वो? तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्या है, इसका त्वरण शून्य होता है, ये भी गलत हो जाएगा। उसका वेग स्थिर नहीं है तो उसका त्वरण कैसे शून्य होगा? ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब अगला क्या है, केंद्र की ओर लगातार एक बल कार्य कर रहा है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि केंद्र की ओर लगातार एक बल कार्य कर रहा है, जिसको अभिकेंद्रण या फिर अभिकेंद्र बल कहा जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसमें कौन सा बल कार्य कर रहा होता है, अभिकेंद्रण बल, अभिकेंद्र या फिर अभिकेंद्रण बल बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये कार्य कर रहा होता है, एक बल कार्य करेगा जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे, और जो त्वरण होगा इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलेंगे। इस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला, कि केंद्र की ओर लगातार एक बल कार्य कर रहा है जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। होप ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा बल हमेशा गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है और संपर्क में आने वाली सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है? ये सीटेट में आए हुए क्वेश्चन है जनवरी 2024 में। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा क्या है, घर्षण बल, तीसरा चुंबकीय बल, और चौथा या फिर लास्ट क्या है, स्थिर वैद्युत बल। तो यहाँ पे क्या बोला है, पहले यहाँ पे ध्यान से देखिए कि संपर्क में आने वाले सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। यहाँ पे संपर्क बल के बारे में बात कर रहा है ना, संपर्क में आने से मतलब कौन सा बल जो होता है संपर्क में आने से होता है। तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल बोल रहा है, ये असंपर्क बल है। बल दो प्रकार के होते हैं, संपर्क और असंपर्क। संपर्क का मतलब वही होता है कि जो दो चीजें कांटेक्ट में आएंगी उस स्थिति में बल उत्पन्न होता है, और असंपर्क बल जो जब चीजें दूर दूर हो उस स्थिति में भी वो बल कार्य करती है। तो जरूरी नहीं है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होती है जब चीज आपस में कांटेक्ट में हो तभी ये पॉसिबल हो, इसलिए गुरुत्वाकर्षण क्या हो जाएगा, ये एक असंपर्क बल है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद आ रहा है घर्षण बल। हाँ बिल्कुल ये सही हो जाएगा, घर्षण बल, क्योंकि घर्षण में क्या होता है, नाम से ही स्पष्ट है कि जब दो चीजें आपस में कांटेक्ट में आएंगी उस स्थिति में घर्षण बल उत्पन्न होता है। तो ये संपर्क बल या फिर घर्षण बल आंसर हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल, ये भी आपका असंपर्क बल है, तो ये दोनों भी गलत हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा वाला घर्षण बल। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल।
किसी चलती हुई कार के स्पीडोमीटर और ओडोमीटर क्रमशः क्या मापते हैं? पहला क्या बोल रहा है? औसत चाल और कुल दूरी। दूसरा क्या है? ताक्षणिक काल और कुल दूरी। अगला क्या है? वेग और विस्थापन। और लास्ट क्या है? ताक्षणिक काल और ताक्षणिक चाल और त्वरण। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ताक्षणिक चाल और कुल दूरी, है ना। स्पीडोमीटर जो होता है ताक्षणिक चाल नापता है और ऑडोमीटर क्या नापता है? कुल दूरी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा दूसरा नंबर आंसर। होप ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल। एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर 35 डिग्री के आपतन कोण पर गिरती है। परावर्तित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण क्या होगा? देखिए यहाँ पे एक समतल दर्पण पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये समतल दर्पण है ना। अब समतल दर्पण है, यहाँ पे एक अभिलंब होता है जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इसको हम अभिलंब बोलेंगे। ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ। अब देखिए यहाँ पे एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर 35 डिग्री के आपतन कोण पर गिरती है। अब यहाँ से जो गिरेगी सीधा हो नहीं पा रहा है, लेकिन समझ जाइएगा। ये आपतन कोण जिसको आई से हम डिनोट करते हैं, ये 35 डिग्री। यहाँ पे अभिलंब और आपतन कोण इनके बीच का जो एंगल है वो कितने डिग्री का है? 35 डिग्री का। और परावर्तित किरण और दर्पण के सतह के बीच का कोण क्या होगा? अब ये आपतित किरण है, इधर जाएगी परावर्तित किरण। ठीक है, जिसको हम एंगल आर बोलते हैं, आर से डिनोट करते हैं। तो परावर्तन का नियम क्या बोलता है कि आपका जो आपतन कोण होता है और परावर्तन कोण इनका मान सेम होता है। अब देखिए यहाँ पे 35 डिग्री ये आपतन कोण का मान है। आपतन कोण अगर जिसको हम आई से डिनोट करते हैं वो अगर 35 डिग्री है, तो मैंने क्या बोला कि आपतन कोण और परावर्तन कोण इन दोनों का मान भी सेम होता है। जिसको परावर्तन कोण को आर से डिनोट करते हैं तो इसका मान भी कितना हो जाएगा? 35 डिग्री, है ना। दोनों का मान, दोनों की वैल्यू सेम होगी। अब लास्ट में क्या बोल रहा है? परावर्तित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण क्या होगा? तो यहाँ पे अभिलंब क्या है? अभिलंब कितनी डिग्री पे है? वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हम क्या करेंगे? 90 डिग्री इसको हम परावर्तित किरण यानी कि जो आर का वैल्यू है उसके साथ क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा? इसका आंसर होगा 55 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको कहीं पे देखने को मिल रहा है, हाँ, अब दूसरे नंबर में आपको देखने को मिल रहा है 55 डिग्री। तो आंसर हमारा हो जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, चलिए लगता है ये मतलब ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल। सर्दियों में एक लकड़ी की मेज और एक लोहे की कुर्सी खुली हवा में रखी है। जब हम लोहे की कुर्सी को छूते हैं तो वह लकड़ी की तुलना में अधिक ठंडी लगती है। इसका मुख्य कारण क्या है? यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं कि लोहा लकड़ी की तुलना में ऊष्मा का बेहतर चालक है। दूसरा क्या है? लोहे का घनत्व लकड़ी से अधिक होता है। तीसरा क्या है? लकड़ी का तापमान लोहे से अधिक होता है। और चौथा क्या है? लोहा लकड़ी की तुलना में अधिक ऊष्मा विकिरण को अवशोषित करता है। अब इसको समझिए, एक मिनट। तो सर्दियों में एक लकड़ी की मेज और एक लोहे की कुर्सी खुली हवा में रख देते हैं। नॉर्मली सर्दियों के मौसम में जब एक लकड़ी का मेज और एक कुर्सी लोहे की कुर्सी को जब हम खुले वातावरण में रखेंगे, खुली हवा में रखेंगे, तो वो क्या करेगा? उसका जो तापमान या टेम्परेचर होता है वातावरण के तापमान के समान हो जाएगा, है ना, बाहर के तापमान के समान। और हम क्या हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मली। यहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस ये ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है और बाहर का वातावरण ठंडा होता है। उसके तापमान के अनुसार आपकी कुर्सी और लोहे की कुर्सी और लकड़ी का मेज उनका तापमान वातावरण के अनुसार होता है। ठीक है, तो जब आप उसको छूते हो, उसके कांटेक्ट में आते हो, तो जो लोहे की चेयर होती है, लोहे की कुर्सी होती है, वो आपको ज्यादा ठंडी लगती है। क्यों? क्योंकि जो लोहा होता है वो ऊष्मा का क्या होता है? बेहतर बेहतर कंडक्टर होता है या फिर बेहतर चालक होता है ना। उसमें करंट का फ्लो इजीली या फिर आसानी से अच्छे से होता है। इसके विपरीत जो लकड़ी होती है ना, वो ऊष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है ना। कुचालक होता है तो वो इजीली मतलब कि करंट का फ्लो उसमें नहीं होता है, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है और जो लोहा होता है या फिर लोहे की कुर्सी होती है वो ठंडी होती है, वो ऊष्मा की बेहतर चालक होती है। उस स्थिति में जब आप उसको छूते हो तो आपकी बॉडी से क्या होती है? हीट को वो
खींचने लगती है, यानी कि जो आपके अंदर की एनर्जी होती है उसको अवशोषित करने लगती है, क्योंकि वो तो एक ऊष्मा की बेहतर चालक होती है। तो जब आपकी बॉडी से वो एनर्जी खींचेगी तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर गिरने लगता है, इसलिए आपको वो ज्यादा ठंडी लगती है एज कंपेरिजन टू कुर्सी, है ना, क्योंकि वो क्या होती है, ऊष्मा की कुचालक होती है। तो होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका आंसर पहला होना चाहिए, लोहा लकड़ी की तुलना में ऊष्मा का बेहतर चालक होता है। आंसर ये होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल। आंखों के उस भाग को पहचानिए जो आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। पहला है कॉर्निया, दूसरा है पारितारिका, तीसरा है दृष्टि पटल यानी कि रेटिना, अगला है क्या, लेंस। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आइरिस, है ना। आइरिस क्या करता है, ये आंख का रंगीन वाला भाग होता है, यह क्या करता है, आंखों में पड़ने वाली जो प्रकाश होती है उसको एकत्रित या फिर नियंत्रित करने का काम करती है। जब प्रकाश की किरण आपकी आंखों में पड़ती है, उस स्थिति में जब देखिए अंधेरे में क्या करता है, ये पुतली को क्या करता है, फैला देता है, और जब आंखों में प्रकाश की किरण बहुत ज्यादा पड़ती है तो ये आंखों की पुतली को छोटा कर देता है। तो ये काम किसका होता है, परितारिका का काम, यानी कि जिसको आइरिस बोला जाता है। होप ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल, कथन और कारण से संबंधित। कथन क्या बोल रहा है, मरुस्थलीय पौधे जैसे कि कैक्टस में पत्तियां कांटों के रूप में बदल जाती हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है, मरुस्थल में ज्यादा ये कंटीले पौधे ही पाए जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। कारण क्या बोल रहा है, यह रूपांतरण वाष्पोत्सर्जन द्वारा पानी के नुकसान को कम करने के लिए होता है, ये भी बिल्कुल सही है। वाष्पोत्सर्जन का मतलब क्या होता है कि पानी का भाप के रूप में उड़ जाना। देखिए पौधे की पत्तियां जितनी चौड़ी होंगी, है ना, उसमें वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया उतनी ही ज्यादा होगी। तो पौधे जो होते हैं पानी को बचाने के लिए कि पानी का नुकसान कम हो, इसके लिए वो कांटों में रूपांतरित हो जाते हैं। तो इनका क्या होता है, सरफेस एरिया यानी कि इनका क्षेत्रफल कम हो जाता है। अब क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया भी कम हो जाएगी। इसलिए आपका कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है बिल्कुल कथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल, मानव रक्त में पाई जाने वाली कौन सी कोशिकाएं शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं यानी कि बैक्टीरिया या फिर वायरस जो होती है उनसे लड़ने में हमारी मदद करती हैं और प्रतिरक्षा प्रणाली बनाती हैं। ये तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। ये होगा इसका आंसर श्वेत रक्त कणिकाएं, है ना, जिसको WBC बोला जाता है। इसको रक्षक कोशिकाएं भी कहा जाता है। ये रहा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है और इसे प्रतिदिन भोजन में लेना आवश्यक है क्योंकि यह शरीर में जमा नहीं हो पाता। पहला ऑप्शन है विटामिन ए, अगला है विटामिन डी, अगला है विटामिन सी, और लास्ट क्या है विटामिन के, है ना। तो विटामिन बी और विटामिन सी जो होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं और इसे प्रतिदिन भोजन के रूप में लेना आवश्यक होते हैं। अब देखिए घुलनशील होते हैं तो बॉडी में क्या होते हैं, बहुत ज्यादा देर तक या फिर लंबे समय तक नहीं टिक पाते। अब लंबे समय तक नहीं टिक पाते, इनकी मात्रा एक्सेस हो जाती है, तो इस स्थिति में हम इसको यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। अब शरीर में नहीं टिक रहे हैं तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, इसको हमको डेली बेस पे लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए विटामिन सी यहाँ पे बोल रहा है, विटामिन सी का स्रोत क्या है, जितने भी खट्टे फल हो गए या फिर आंवला वगैरह हो गए, ये सारे होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर तीसरा या फिर विटामिन सी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आए होंगे, और अभी तक अगर आप हमसे जुड़े हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से हम और सारे कंटेंट आपके लिए लेकर के आएंगे। तो अभी तक के लिए थैंक यू वेरी मच।